हाँ, आज हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण के नाम से जानी जाती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। जब हम मुख से बोलते हैं तो कुछ न कुछ ध्वनियां निकलती हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके, जिसके और छोटे टुकड़े न किए जा सके, ऐसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वर्णमाला। पहले हम वर्ण के विषय में पढ़ लेंगे। वर्ण की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है, तथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। इसके उदाहरण अ से लेकर ज तक इसका उदाहरण है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं तथा जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ऐसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। ये 11 कौन कौन वर्ण है? अ है, आ है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, ए है, आय है, ओ तथा औ। इनकी कुल संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर के भी भेद किए गए हैं। स्वर के 3 भेद हैं। पहला भेद है ह्रस्व, दूसरा भेद है
दीर्घ, और तीसरा भेद होता है प्लुत। हर्ष स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, ऐसे स्वर को हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों की कुल संख्या 4 है और हर्ष ई, हर्ष ऊ, तथा री। इनकी कुल संख्या 4 है। दूसरा नंबर आता है दीर्घ स्वर का। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण समय से दोगुना समय लगता है, ऐसे वर्ण को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन वर्ण है? आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, ए है, आय है, ओ तथा औ। इनके भी 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। और दूसरे को कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल दीर्घ स्वर के बारे में। मूल दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जो हर्ष स्वर, दो समरूप हर्ष स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, धन अ ये बराबर होता है आ। हरस्वई, धन हरस्वई ये बराबर होता है दीर्घ ई। हरस्व धन हरस्व ये बराबर होता है दीर्घ ऊ। यही 3 मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। बाकी दूसरा नंबर है इसका संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने मूल स्वरों के साथ नहीं बल्कि दूसरे स्वरों के साथ मिलकर के जो नया रूप धारण करते हैं, ऐसे स्वरों को संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, धन ई ये बराबर होता है ए। अ, धन ए ये बराबर होता है ऐ। अ, धन ऊ
ये बराबर होता है ओ, धन ओ, ये बराबर होता है औ। तो यही 4 स्वर जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये कौन कौन होते हैं? ए, ऐ, ओ तथा औ। इनकी संख्या होती है 4। हाँ, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हर्ष स्वर का पहला वर्ण औ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है, और अधिकांश पेपरों में यह प्रश्न आता है। इसलिए इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट की संज्ञा में, इंपॉर्टेंट के रूप में रखा जाता है। पूछ देगा कि इनमें से शहीद वर्ण है, और ऑप्शन में दे देगा और ई, ऊ, री, तो अ को ही शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यह प्रत्येक वर्ण में इसका उच्चारण होता है, और बिना अ का कोई वर्ण या बिना स्वर का कोई वर्ण उच्चारित नहीं होता। अब बिना मात्रा वाला जो व्यंजन होता है उसमें भी अ वर्ण रहता है, इसलिए अ को शहीद वर्ण कहा गया है। अब तीसरा नंबर है प्लुत का। तो प्लुत की परिभाषा है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के 3 गुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लिए गए समय से 3 गुना समय लगता है, ऐसे वर्ण को, ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर के उदाहरण प्रायः दूरस्थ व्यक्ति को बुलाने के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा उदाहरण मुर्दे की वाक है, मुर्गे की बोली। और तीसरा उदाहरण ओम है। और त्रिमात्रक के रूप में भी ओम अगर लिख रहे हैं हम, तो ओ के बाद 3, उसके बाद म रहता है, तो यह संकेत कर रहा है कि यह प्लुत स्वर जो है त्रिमात्रिक होता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि उच्चारण और प्रयोग। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद किए गए हैं, अनुनासिक और दूसरा है निरनुनासिक। तो अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक स्वर वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है।
उदाहरण के लिए इसका चिन्ह जो है चंद्रबिंदु होता है, और जैसे उदाहरण के लिए चांद है, गांव है, दूसरा नंबर है निरनुनासिक। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, ऐसे वर्ण निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इसके उदाहरण है अ है, आ है, हरसुई है, दी गई है, आ। इसके बाद नंबर आता है एक और अनुस्वार है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है अनुस्वार। स्वर के अन माने बाद में, जो स्वर के बाद आए उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में अंतर होता है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर होता है। अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकलती है, और अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह होता है ऊपर बिंदी, और अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्रबिंदी। इसके कतिपय उदाहरण हम दे रहे हैं। अनुनासिक में चांद है, और अनुस्वार में चंद। अनुनासिक में गांव, अनुस्वार में गंगा, अनुनासिक में अंगीठी है, अनुस्वार में आंगन। अनुनासिक में अंगूठा है, दिखाई नहीं दे रहा। अनुनासिक में अंगूठा है, और अनुस्वार में अंजन। अनुनासिक में
तांगा है। और अनुस्वार में तंग। अनुनासिक में मांग है। और अनुस्वार में मंजन। इसके बाद आता है पंचमाक्षर तथा अनुस्वार। पंचमाक्षर तथा अनुस्वार। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण उसे पंचमाक्षर कहते हैं। ये पंचमाक्षर 5 होते हैं। कवर का पंचमाक्षर अंग, चवर का पंचमाक्षर य, टवर का पंचमाक्षर ळ, टवर का पंचमाक्षर न तथा पवर का पंचमाक्षर म होता है। इन्हें अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें अंक लिखना हो तो क के साथ मिलाकर लिखा जाएगा। अगर हमें चंचु लिखना है तो इस चंचु को यहां जो है चवर का 5वां वर्ण है तो च के साथ ही मिलाकर लिखा जाएगा। अगर हमें दंड लिखना है तो टवर का पंचमाक्षर है और को हमें निर्देशित करना है, दिखाना है तो यह टवर्ग के वर्णों के साथ ही लिखा जाएगा, ड के साथ ही लिखा जाएगा। अगला उदाहरण, अगर हमें दंत लिखना है तो न जो है पंचमाक्षर टवर का 5वां वर्ण है तो यह टवर के वर्ण के साथ ही रहेगा। यदि हमें अम्ब लिखना है तो अम्ब जो है म पंचमाक्षर है और अपने ही वर्ग पवर्ग के वर्णों के साथ ही इसे लिखा जा सकता है। अब आजकल लिखने की सुविधा के लिए लोग इन पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने लगे हैं कि इन 5 अक्षरों के स्थान पर केवल और केवल इस अनुस्वार चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें अंक लिखना है तो हम ऐसे लिखने में समय ज्यादा लगता है और इसके बदले में हम अ के ऊपर अनुस्वार और क लिख देते हैं। अगर हमें संगम लिखना है तो संगम के जगह पर हम इतना लंबा न लिख करके 100 के ऊपर अनुस्वार दे देते हैं, यह हो गया संगम। ऐसे अगर हमें डंडा लिखना है
तो हम इतना लंबा न लिखकर ड के ऊपर अनुस्वार दे देते हैं, फिर ड में आ की मात्रा दे देते हैं, डंडा हो गया। अब अगला नंबर आता है विसर्ग का। विसर्ग का चिन्ह होता है ये, और इसका उच्चारण हल्के ह की भांति होता है। आजकल हिंदी में विसर्गों का आजकल हिंदी के प्रकृति में विसर्गों का कोई स्थान नहीं है। ये मूलतः संस्कृत के शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए अतः, प्रातः, नमः आ। अब इसके अतिरिक्त अंतिम एक पॉइंट है अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही न स्वर है और न ही व्यंजन। ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं। इस संदर्भ में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी का विचार है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों के समान ये स्वरों के पूर्व नहीं लगते, पश्चात प्रयोग होते हैं, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। अतः इन ध्वनियों को अयोगवा नाम से उद्धृत किया गया है। तो आज का लेसन, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे और आशा है कि वर्णमाला का यह अध्याय आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।